चरण सिंह सापरा जी, मैं चाहूंगी कि आप के शर्मा जी की बात को रिस्पॉन्ड करें। वो सीधे आरोप लगा रहे हैं, जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि मां की सीट थी तो उस पर राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। उसी तरीके से वो कह रहे हैं कि केवल परिवार की तरह से सोचा जा रहा है। आप उनके उस आरोप पर रिस्पॉन्ड करें। देखिए, पहली बात तो उस आरोप पर रिस्पॉन्ड करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब सभी को पता चल गया है कि राहुल गांधी जी रायबरेली से 3,80,000 वोटों से जीते हैं और वहां पर वायनाड से करीबन 3,62,000 या 65,000 वोटों से जीते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हुए और इतनी पीआर, टीआरपी और हेडलाइन मैनेजमेंट करने के बाद भी वो 1,62,000 से वाराणसी से जीते हैं। हमारे किशोरीलाल शर्मा अमेठी से 1,65,000 वोटों से जीते हैं। तो ये तो जनता ने उत्तर दे दिया है। लेकिन बीजेपी का ऐसा माजरा है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। अब इन्होंने परिवारवाद की बात की थी। परिवारवाद पर मैं इनको बताना चाहूंगा कि आपके मंत्रिमंडल को पहले देख लीजिए। पूरे सोशल मीडिया में 22 नाम घूमे हैं कि 22 नाम हैं जो परिवारवाद से अफेक्टेड हैं और वो बीजेपी ने मंत्री बनाए हैं केंद्र के अंदर, नरेंद्र मोदी बनाए। तीसरी बात ये होती है कि परिवारवाद के मुद्दे को देश की जनता ने अभी खारिज कर दिया है। पूरे देश की जनता ये समझ गई है कि ये वो परिवार है जिसने देश की सेवा की है। ये वो परिवार है जिसके दो सदस्य देश के लिए जिन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं, अपनी शहादतें दी है। इंदिरा गांधी जी ने शहादत दी, राहुल गांधी जी ने श्री पेरुम्बदूर में शहादत दी। भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने शहादत दी है भाई? आपने तो उंगली भी नहीं कटाई और शहीदों में नाम दर्ज कराना चाहते हो। तो आपकी झूठी बातें, आपके जुमलों का पर्दाफाश हुआ है। जनता ने यह आपको पूरी तरह से दिखा दिया है, लेकिन फिर भी आप समझने को तैयार नहीं है। आप रहिए फिर वो शेख चिल्ली या सपनों की दुनिया में रहिए, एलिस इन वंडरलैंड में रहिए, आप सपने देखते रहिए। हम तो अपना काम कर रहे हैं। मैं तो पहले ही कहता था कि ये चुनाव जो है ये मोदी वर्सेस मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, आपने मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा है। तो ये मोदी वर्सेस मुद्दा के चुनाव में मुद्दे जो हैं वो उभर करके आए हैं। जनता के मुद्दे थे, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों के उत्पीड़न का मुद्दा, महिलाओं के उत्पीड़न का मुद्दा, दलितों के उत्पीड़न का मुद्दा, आर्थिक विषमता का मुद्दा, ये तमाम सारे मुद्दे। और आज जिस तरह से नीट की परीक्षा हो रही है, क्या पेपर लीक इस चुनाव के अंदर मुद्दा नहीं था? क्या महाराष्ट्र के अंदर मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण मुद्दा नहीं था? आपकी कितनी बुरी हालत हुई है महाराष्ट्र के अंदर, फिर भी आपके समझ में नहीं आ रही। इसीलिए मैंने कहा है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। के शर्मा जी, आप उनकी बातों का जवाब देना चाहते हैं, लेकिन साथ में यह भी मैं जोड़ना चाहती हूं इसमें कि लोकतंत्र में आखिरकार जो किसी भी चीज का निर्णय वोटों के जरिए हो जाता है। अब अगर वो वोट कहते हैं कि अमेठी में भी कांग्रेस को चुना गया और रायबरेली में भी चुना गया, और रायबरेली और वायनाड में दोनों में राहुल गांधी अच्छे खासे मार्जिन से जीत कर आते हैं। आज प्रियंका गांधी वाड्रा डेब्यू कर रही हैं, अपना यह निर्णय ले लिया गया है भाई कि वो चुनावी पॉलिटिक्स में आखिरकार उतरेंगी। तो फिर परिवारवाद को जनता स्वीकार रही है, नकार रही है, तो जनता का प्रेरोगेटिव है कि वो इसे परिवारवाद मान रहे हैं कि नहीं, वो विरासत मान रहे हैं कि नहीं, उत्तराधिकारी शब्द को वो सही मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं। उनको अपना कैंडिडेट दिख रहा है, उसको वो वोट दे रहे हैं। नहीं, ये तो ठीक है, जनता जो निर्णय दे रही है वो सर माथे पर है, उस पर कोई दिक्कत थोड़ी ना। लेकिन ये बातें कोई गलत तो है नहीं, सत्य तो है। आखिर गांधी खानदान एक खानदान कांग्रेस का सर्वोच्च खानदान है या नहीं, सर्वोच्च है या नहीं, और वो पार्टी से ऊपर है या नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं। श्वेता जी, आपको ध्यान होगा जिस दिन रिजल्ट निकला उसके 2 दिन बाद एक बैठक हुई सीडब्ल्यूसी की, और उस सीडब्ल्यूसी की बैठक में एलओपी कौन हो इसको लेके एक बैठक हुई। बाकायदा वेणुगोपाल जी, खड़गे जी इस बैठक के बाद बाहर निकले और सबने एक घोषणा किया कि हमने जो है अनुरोध किया है, इन्होंने प्रस्ताव रखा है कि राहुल गांधी एलओपी बने। इन्होंने, वेणुगोपाल जी ने भी घोषणा की, अरुण खड़गे साहब ने भी कहा, और फिर कहा कि हमने प्रस्ताव रखा, इन्होंने अनुमोदन किया, बैठक में चर्चा हुई, और राहुल गांधी जी ने कहा है कि मैं इसको सोच के निर्णय दूंगा, बताऊंगा। आज 10 दिन से ऊपर हो गए। अब एक साहजादे ये निर्णय 10 दिन पे भी नहीं ले पा रहे हैं कि वो एलओपी बनेंगे या नहीं बनेंगे। उसी के बाद 1 घंटे बाद निर्णय होता है संसदीय दल का नेता उनका जो चुने जाने का,
सोनिया गांधी जी का नाम प्रस्ताव होता है, सब होता है, बैठक के बाद ये घोषणा कर देते हैं हाँ साहब सोनिया जी ने स्वीकार लिया। सोनिया जी स्वीकार सकती हैं, शाहजादे साहब को निर्णय लेने में टाइम लग रहा है, मिन्नतें हो रही हैं। तो ये गांधी परिवार जबकि खड़गे साहब पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो चाहते तो एक मिनट में वो निर्णय लेते और बैठक में जब प्रस्ताव हो गया, सब कुछ हो गया, तो या तो सहमति होती है, असहमति, वो कहते नहीं बनूंगा या बनूंगा। लेकिन ये जो मिन्नतों का है, ये दर्शाता है कि गांधी खानदान कांग्रेस पर कितना व्यस्त है। इसलिए मैं इस विरासत और सांस्कृति की बात कर रहा हूं। अब मैं दूसरी बात आता हूं, इन्होंने कहा अभी आती हूं, देखिए हार जीत का आंकड़ा, यदि आप उससे किसी की आप पार्टी की बात कर रहे, तो मैं एक उदाहरण देता हूं। इंदौर में सबसे ज्यादा सीटों से जीतने वाले हमारे सांसद हैं, जो 11 कम से कम 10 लाख के ऊपर के वोटों से जीते। तो राहुल गांधी से तो कई गुना ज्यादा जीते। आप वो छोड़ दीजिए, शिवराज सिंह चौहान कई लाख वोट से जीते हैं, राहुल गांधी से बहुत ज्यादा जीते। ये तुलना ऐसे नहीं हो सकती है। यहां मैं मानता यदि राहुल गांधी की में होता तो बनारस आके सामने लड़ जाते, तब एक बात समझ में आती कि कौन कितने से जीता, कौन कितने से हारा। लोकप्रियता का असर तो वहां से नापेंगे ना, बाद में। या हमारे देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है नहीं, और मैं तो बात नहीं उस हिसाब से 1 2 3 4 अगर इंदौर की सीट तो छोड़िए, नोटा नंबर 2 पर वहां पर रहा, तो वहां की सीट को हम छोड़ ही दे, जहां कांग्रेस कैंडिडेट चुनाव लड़ने से पहले ही मैदान छोड़ दिया था उन्होंने। जी नहीं श्वेता जी, मैं तो ये कह रहा हूं ना, तो बाद में फिर ये बात तो राहुल गांधी ने बोली है ना, मैंने थोड़ी ना बोल रहा हूं। मैं ये तो राहुल गांधी चैलेंज कर रहे थे वहां पर कि यदि वहां जाके प्रियंका लड़ती तो मोदी जी को हरा देती, यह मैंने कहा है। चलिए क्या पता अगली बार के लिए वो तो राहुल गांधी ने बोला है, सोच लें। जी चरण सिंह साबरा जी अपनी बात रखिए। हाँ ना, तो फिर आप प्रेसिडेंशियल जिस चुनाव की आप बात करें, दूसरी बात एक बात लेके समाप्त करें। कितनी परेशानी हो रही है, मैं ये बात कही है, मुझे एक बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं इनको बुलवा लीजिए। अच्छा साबरा जी 1 मिनट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप कर लीजिए। इन्होंने बार-बार संक्षेप में जी, इन्होंने बार-बार महाराष्ट्र की बात की, उत्तर प्रदेश की बात की, ये मुद्दे थे, वो मुद्दे थे, वो मुद्दे। देखिए ये नाम श्वेता जी महाराष्ट्र का चुनाव था ना, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव था। मैं मानता हूं ये 2 जगह हमारी सीटें कम हुई, ये पूरे देश का चुनाव था। यदि ये यहां पर मुद्दे थे तो मध्य प्रदेश में क्या था? मध्य प्रदेश में तो हम 29 की 29 सीट जीते, इनकी भी एक सीट जो हमेशा जीतते थे वो भी हम जीत गए। छत्तीसगढ़ की पूरी सीटों में 1 सीट हमारे, पहले इनके 2 सीट थे, ये 1 सीट पे आ गए, तो वहां क्या ये मुद्दे नहीं थे क्या? ठीक, इसी ढंग से आप गुजरात को देख लीजिए। ठीक है, चलिए आपका कहना है कि अगर मुद्दे थे तो वो पूरे देश में वो लागू होने चाहिए। यहाँ था और मुद्दा नहीं था। ठीक है सापरा जी अपनी बात। मैं अलग अगर इनकी परिभाषा से जाऊं, श्वेता जी अगर इनकी परिभाषा से मैं जाऊं, इनको कहिए जरा चुप रहे, 0 सीट कहिए जरा चुप रहे, इनकी बारी हो चुकी है। जी आप बोलिए। इनकी बारी मोनोलॉग नहीं हो सकता। 0 सीट का उत्तर आप अगर इस तरह से परिभाषा करेंगे तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि वही मुद्दे तो पंजाब में भी होने चाहिए। फिर पंजाब में आप क्यों हार गए, फिर आप हरियाणा में क्यों हार गए? ठीक है, इस तरह से उदाहरण जितने आप देंगे उससे दुगने उदाहरण मैं भी दे सकता हूं, इससे कोई हल नहीं करने वाला है। लेकिन सच्ची बात यह है कि आप इतने तिलमिला गए हैं। अब बताइए, इतनी बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का एलओपी क्यों नहीं राहुल जी बने हैं, राहुल जी रायबरेली से क्यों नहीं लड़े हैं। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी ने क्या तय करना है, किस सीट पर कौन लड़ेगा, कौन एलओपी बनेगा, ये क्या भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट की राय से हम करेंगे क्या? अरे आप मीडिया पैनलिस्ट हो, जितने हो उतने रहिए, हमको सिखाइए मत। हमारी पार्टी के अंदर एक प्रथा है, हमारी पार्टी के अंदर चुनाव नहीं सिखाने का क्या इश्यू भैया? इश्यू आप उठा रहे हो, आपकी पार्टी में तो कभी चुनाव भी नहीं हुए, तो जवाब दो ना, बौखलाइए कितना, जवाब दो कि क्यों नहीं मिले, वो शाहजादा निर्णय क्यों नहीं कर पाए, निर्णय कर पाए, बौखलाइए मत। किसको सिखा रहे हो? मैं आप किसको सिखा रहे हो? आदि बोलती बंद है क्या? राहुल गांधी के सामने बोलती बंद हो जाती है क्या? अच्छा के शर्मा जी, उस दिन निर्णय करा पाए आप? इसका मतलब है कि उस खानदान के सामने पूरी कांग्रेस नतमस्तक है, तो हम गलत क्या बोलते हैं? मीडिया पैनलिस्ट हैं या प्रवक्ता हैं, ये निर्णय आप नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, चलिए पहले हम राहुल गांधी ने उत्तर दो। जब वो अमेठी पहुंचे थे, रायबरेली पहुंचे थे, अमेठी और रायबरेली दोनों जगह की जनता को धन्यवाद करने के लिए उन्होंने क्या कहा था, हम आपको सुनाते हैं।
एक और बात यूपी के बारे में बोल देता हूं, इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है, जो यहां पीछे छुपी हुई है। मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। जो मेरी बहन ने यहां मेहनत की, 2-2 घंटे सोकर जो मेरी बहन ने रायबरेली में चुनाव में काम किया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं प्रियंका का और आप सबका। चरण सिंह सापरा जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लेकर जो सवाल पूछा था के शर्मा जी ने, उस पर मैं आपसे जानना चाहती हूं। राहुल गांधी के सामने यह प्रस्ताव रखा गया था, कोई निर्णय हो पाया है अभी तक? क्या राहुल गांधी बनेंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन? था जो ये बीच में बौखला गए और मेरी आवाज काटने के लिए ऊपर से बोलने लगे। मैं यही कह रहा था कि हमारी पार्टी में प्रथा है, हमारी पार्टी के अंदर स्ट्रक्चर है, हमारी CWC है, हमारी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी है, हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। ये सब प्रक्रिया से गुजर करके सारी चीजें तय हो जाएंगी। आपको क्या चिंता है भाई? भारतीय जनता पार्टी को क्यों चिंता होनी चाहिए? समय पर आकर के हम निर्णय लेंगे और समय पर आकर के देश को बताया भी जाएगा। अरे आप पहले ये तो तय कर लो कि स्पीकर कौन बनेगा, या डेप्यूटी स्पीकर बनाओगे कि नहीं बनाओगे। पिछले 5 साल तो आपने डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं बनाया पार्लियामेंट के अंदर। इतिहास कि आपने पहली बार जो है 17वीं लोकसभा जो थी उसके अंदर डेप्यूटी स्पीकर 5 साल तक नहीं था। ये तो चंद्रचूड़ ने भी एक मेंशन करा था कहीं पर कि ये हमारे लोकतंत्र मूल्यों का हनन है। लोकतंत्र मूल्यों का हनन आपने किया है, लोकतंत्र का चीरहरण आपने किया है, लोकतंत्र को छोड़ करके ठोकतंत्र को आपने अपनाया है। उस ठोकतंत्र के खिलाफ ये वोट। चरण सिंह सापरा जी, आपका स्काइप के जरिए आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इस वजह से आपका सिग्नल कुछ टूट कर आ रहा है, इसीलिए आवाज कट रही है आपकी। जी भाई, मेरी आवाज मुझे तो लगता है ठीक है, लेकिन मैं कुल मिलाकर के ये कहना चाहता हूं कि अपना गुरूर, अपना अहंकार अब छोड़ना चाहिए। जनता के मुद्दों पर आइए। जनता ने आपको कहा है कि आप सरकार में रहिए, आप विपक्ष के साथ में विपक्ष को अपना स्थान दे करके जनता के जो मुद्दे हैं उनका निवारण करिए ना। आज महंगाई का निवारण करिए। आप क्या परिवारवाद में जाते हैं? परिवारवाद की बात करने से क्या महंगाई कम हो जाएगी? परिवारवाद की बात करने से क्या बेरोजगारी कम हो जाएगी? क्या आर्थिक विषमता कम हो जाएगी? आप जो देश के मुद्दे हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं। ठीक है, के शर्मा जी। नहीं, मैंने जो प्रश्न उठाया और आपने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब देने की क्षमता सापरा साहब में नहीं है, वो दे भी नहीं पाएंगे। ये तो खड़गे साहब भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये तो साजादे का निर्णय है। और मैंने इसीलिए श्वेता जी, आपको ध्यान होगा, उस घटना के साथ एक चीज और जोड़ी कि उसी के साथ वो मीटिंग खत्म होते ही एक दूसरी बैठक हुई जिसमें संसदीय दल का नेता सोनिया गांधी को चुन लिया गया। इसका मतलब ये जो कह रहे हैं कि हम कभी भी करेंगे, हमारा निर्णय, ठीक है, ये आपका ही निर्णय है, आप ही को करना है, आप ही को चुनना है। लेकिन 1 घंटे के बाद आप एक निर्णय कर लेते हैं। सोनिया गांधी जो कि राहुल गांधी की माता है, बेचारी, उन्होंने स्वयं पत्र में लिखा है कि मैं अस्वस्थ भी हूं, लेकिन फिर भी जो है उनका निर्णय आप संसदीय दल के लिए कर लेते हैं। राहुल गांधी के निर्णय के लिए आप कहते हैं कि वो विचार करके बताएंगे। ये तो बकायदा वेणुगोपाल का बयान है। तो आपके यहां कौन सा लोकतंत्र है, मुझे नहीं समझ में आया कि आप जिसका नाम प्रस्तावित हो गया, पूरी बैठक में चर्चा हो गई, फिर वो कह रहा है कि मेरा भाई, मैं विचार करके बताऊंगा कि मैं पद ले सकता हूं, नहीं ले सकता, मैं इसको कर, इस पर निभा पाऊंगा, नहीं निभा पाऊंगा। तो मैं उसके लिए यह प्रश्न उठाया कि आपकी बैठक का महत्व क्या है उस परिवार के सामने? कोई महत्व नहीं है। आशुतोष, एक तरफ भले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां पर परिवारवाद की बातें हों,
लेकिन अगर हम सीधे तौर पर देखें कि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ने वाली हैं, अब वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ रही है, इसका मतलब सीधे तौर पर कि संसद तक पहुंचने की उनकी प्रबल संभावनाएं हैं, अगर राहुल गांधी की विक्ट्री मार्जिन को हम वायनाड में देख लें। अब ऐसे में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद आपके हिसाब से क्या राहुल गांधी को, हालांकि इस पे दोनों पार्टियों का अपना विचार हो सकता है, लेकिन आपके हिसाब से क्या इस समय कांग्रेस पार्टी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद के लिए राहुल गांधी को सामने रखना, उनको कहना कि आप विचार कीजिए, ये सही रणनीति उनके लिए रहेगी? अभी श्वेता, सबसे पहले तो परिवारवाद की बात कर लेते हैं। राहुल नेहरू गांधी परिवार के ऊपर परिवारवाद के आरोप लगने भी चाहिए, लेकिन एक और परिवारवाद है जिसका भारतीय जनता पार्टी से बड़ा करीबी रिश्ता है। जीवाजी राव सिंधिया, विजय राजे सिंधिया, माधव राव सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दुष्यंत सिंधिया, ये क्या परिवारवाद नहीं है? 3 पीढ़ियां, चौथी पीढ़ी भी आने के लिए तैयार है। तो अपनी सुविधा के हिसाब से परिवारवाद की व्याख्या कर देना ये एक अलग तरीके का प्रश्न है। और दूसरी बात क्या है कि 34 साल हो गए नेहरू गांधी परिवार के किसी भी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री पद को लिए हुए। इस दौरान 10 साल नेहरू गांधी परिवार के अलावा 2 से प्रधानमंत्री थे। और जो कुछ लोगों को शायद याद नहीं होगा, 1991 में जब राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी, तब पूरी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के पास गई थी, उनसे गुजारिश की थी। 2004 में भी सोनिया गांधी से गुजारिश की गई। सोनिया गांधी संसदीय दल की नेता भी बन गई थी, तब भी उन्होंने प्रधानमंत्री पद एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें राजनीति के अंदर थोड़ी सी गरिमा मेंटेन करनी चाहिए। ये जिस भाषा का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, 2024 के चुनाव ने पूरी तरीके से सबक दे दिया है कि आज ये भाषा हिंदुस्तान के लोग पसंद नहीं करते हैं कि आप किसी परिवार को रिडिक्यूल करने का काम करिए, बेइज्जत करने का काम करिए, उनको धर्म के माध्यम से, मजहब के तरीके से एड्रेस करने की कोशिश करिए। और यही कारण है कि 2024 का वर्डिक्ट बहुत स्पष्ट है। जहां तक प्रियंका गांधी की बात है, देखिए प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, उसके बाद जीतेंगे हारेंगे, एक अलग तरीके का सवाल है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये वही भारतीय जनता पार्टी थी जो 2009 में 111 सीटों पर थी, 19% वोट था। लेकिन अगले चुनाव के अंदर वही भारतीय जनता पार्टी 17% का जंप करती है और केंद्र के अंदर आके 12% का जंप करती है, केंद्र के अंदर सरकार बनती। तो राजनीति में कब किसकी सीटें 100 से बढ़कर 300 हो जाएं और 300 से घट के 40 हो जाए, ये किसी को पता नहीं होता। इसलिए किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जो डायनेस्टी की बात करते हैं, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि जनता चुनकर भेजती है। जनता चाहे तो रिजेक्ट कर दे उनको। हमें राहुल गांधी नहीं चाहिए, कितनी बार नेहरू गांधी चाहिए, हमें प्रियंका गांधी नहीं चाहिए, हमको वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं चाहिए, हमको ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं चाहिए, हमको हमको उद्धव ठाकरे नहीं चाहिए। जनता रिजेक्ट कर दे। जनता अगर रिजेक्ट कर देगी उस दिन डायनेस्टी भी खत्म हो जाएगी देश के अंदर। लेकिन अगर किसी को यह चूज करना हो कि डायनेस्टिक डेमोक्रेसी चाहिए या डिक्टेटरशिप चाहिए, तो हमारे ख्याल से डायनेस्टिक डेमोक्रेसी का स्वागत होना चाहिए और डिक्टेटरशिप का स्वागत नहीं होना चाहिए। और कोई भी समझदार आदमी डिक्टेटरशिप को स्वीकार नहीं करेगा। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी अगर परिवारवाद के आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाती है, तो उसमें यह होता है कि क्यों अध्यक्ष का पद सीधे तौर पर दे दिया जाता है, या फिर बिना चयन के क्यों ऐसा होता है। लेकिन जहां पर चुनावी राजनीति का सवाल होता है, वहां पर निर्णय लेती है जनता, और जनता के दरबार में अब पहुंचने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से चुनाव लड़कर, क्योंकि राहुल गांधी ने वो सीट छोड़ दिया और कहा है उनकी बहन वहां से चुनाव लड़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमसे बातचीत करने के लिए।